हो थार तिरे तिरकोटा जी गुणकारी गुणारी खान उठा जी ये हो दोरारी शान कराला आज मैं थारो बखान। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राम राम जी, राम राम। ऊंटारी बात्या रा सगला श्रोतावां ने मारी घणी घणी राम राम सा। देखो सा, आज रे प्रोग्राम में आपा बात कर सिया पशु उत्पादकता बढ़ाने वास्ते पोषण रीजी की नई तकनीक है बी पर और जानी जानाया आपने डॉक्टर R.K. साबड़ साहब, प्रधान वैज्ञानिक, राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। तो सबसे पहला डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम। राम राम जी, राम राम जी। तो बोलू भाईरा ये है कि देखो बहुत सारा ओढ़ में आपने के कई दिन बाद आए हो आप। नहीं, ये तो अब की बार जो है इस कोरोना के चक्कर में जो है थोड़ा समय लग गया। आई बात हूँ, सोचो कि कोई न कोई बात कोरोना बीच में आ गयो। डॉक्टर साहब, कोरोना रीज की सावधानी में तो पूरी रखा आप? बिल्कुल बिल्कुल, 2 गज की दूरी और जो है मास्क है जरूरी। हाँ। ये जो है हम सबको बनाना चाहिए और इसकी वजह से जो है आप जो है बीमारी से दूर रह सकते हैं। दूर रह सका। वैक्सीनेशन भी जी को वो बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी अपने दोनों टीके लगवा लिए हैं। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है। देखो सही है कि आप पशुओं की बात करा तो सारा ही पशुओं की बात करांगा आज आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जिकी उत्पादकता है, चाहे दूध है, चाहे अंडा है, चाहे और जिको पशुओं से अपन उत्पादन मिले, बीरी किया उत्पादकता बढ़ सके है, इन वास्ते पशु जी को है वो रिष्ट पुष्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, तरोताजा एकदम रहना जरूरी है। और बीरे वास्ते जरूरी है कि बिन जी की आप हरे चारे की व्यवस्था करा बात ठीक ठाक हो। तो इन वास्ते चारे पर बड़ो जोर देना जरूरी है। मारो पहलो सवाल है कि फसल अवशेष जी का चारा आप नाम है कि फसल अवशेष हारी किसी विशेषता है जिन कारण पोषण वास्ते तकनीक रो इस्तेमाल हुए। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखो किसान भाइयों, मैंने पोषण एक ऐसा विषय चुना क्योंकि इसमें क्या है कि हम जब भी अपना पशु से उत्पादन लेते हैं तो करीब 80 से 90% जो खर्चा है वो उसमें जो है उसके पोषण से होता है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम पोषण का विशेष ध्यान रखें तो जो है हम उसकी उत्पादकता में को जो है और कम मतलब उत्पादकता बढ़ा सकते हैं और खर्च कम कर सकते हैं। जी जी। तो ऐसे में क्या है कि अब हम अपने पास जो है आप अपनी तरफ से नजर दौड़ाओ अपनी तरफ, तो आपके पास सारे के सारे फसल अवशेष हैं क्योंकि मानव अपने काम के लिए हर काम अपने पहले जिम्मेवारी समझता है। जैसे अपना मोठ हो गई तो मोठ हम इस्तेमाल करते हैं और उसके जो अवशेष हैं वो पशुओं को देते हैं। ऐसी और भी बहुत सारी फसलें हैं जिनको जो है हम जिनके जो अवशेष हैं वो हम पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन अवशेषों को जो है अपन किस तरह से जो है इकट्ठा करें ताकि जो है उन अवशेषों की जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे और साथ में जो है उनको एक सही ढंग से अपन भंडारण भी कर सकें। तो अपने जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो है मुख्य जो क्या कहते हैं ये स्रोत हैं वो मोठ का चारा है, मूंग का चारा है, ग्वार का चारा है यानी कि ग्वार फलगटी है। ऐसे में क्या कहते हैं अपने पास जो है मूंगफली का चारा है। तो ये हमारे मुख्य स्रोत हैं जो हम फसलों से ले रहे हैं जी। और ऐसे में हमारा दायित्व बन जाता है कि जो भी फसल अवशेष हम लें उनको जो है बहुत सही ढंग से उनको जो है एकत्र करें और एकत्र करके पशुओं को खिलाने लायक बनाएं। अच्छा जी। तो इन वास्ते तकनीकी इस्तेमाल जिको है वो करो जाना जरूरी मानो आप? बिल्कुल बिल्कुल, तकनीकों का इस्तेमाल करे जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें जो है अक्सर देखा गया है जैसे अपना हम मूंगफली का चारा लेते हैं तो मूंगफली का चारा जो है वो मिट्टी में से निकलता है, मतलब हम एकत्र करते हैं। ऐसे में क्या है कई बार नमी रह जाती है अगर तो पत्ते जो हैं वैसे आप देखोगे कि पत्ते हरे उनके जो अवशेष है ऊपर वाला जो पौधा है वो हरा रहता है और डंडियां भी हरी रहती हैं। तो उस हिस्से को हम सुखा लेते हैं।
अच्छा। सुखा के इस्तेमाल करते हैं। पर किसी कारणवश अगर जो है उस पर बारिश पड़ जाए, किसी कारणवश उसमें नमी आ जाए, तो पत्ते आप देखोगे पत्ते पीले पड़ जाते हैं। तो जो उसकी गुणवत्ता है, पशुओं ने तो वही अवशेष ही खाना है, तो अगर उसकी गुणवत्ता ही कम हो गई तो हम उन पशुओं से उत्पादन कर लेंगे। तो ऐसे में क्या है कि बहुत जरूरी है कि जिस समय इसकी हार्वेस्टिंग हो उस समय जो है आप थोड़ा मौसम का ध्यान रखें, थोड़ा ड्राई मतलब बिल्कुल शुष्क मौसम में इसको जो है आप इसको एकत्र करें और उसको जो है ऐसे सुरक्षित स्थान पे रखें जहाँ पे जो है नमी ना हो। तो ये बहुत जरूरी है। ऐसे ही मोठ का चारा है। अब मोठ का चारा क्या है कि जब वो निकाली जाती है थ्रेशिंग में से तो बहुत ही महीन हो जाता है। अच्छा, बारीक हो जाए, बहुत ही महीन हो जाता है और कई बार पाउडर की तरह उड़ जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि वो से जो है अपन उसको एकत्र कर लें और जो है और एकत्र करके जो है उसको जो है ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नमी युक्त नहीं होना चाहिए। इन कोई उपाय है कि भी वो तो बारीक ना हो? थ्रेसर में कोई इस पॉइंट को नहीं हो भी आप अभी मोटो कर दें थोड़ा? नहीं, थ्रेशर में भी थोड़ी सी अल्ट्रेशन करने की गुंजाइश होती है, पर चूंकि मोठ की दाल का जो दाना है उसमें उसका भी वजन कम होता है, इस वजह से जब वो दाल निकलती है और तो कई बार क्या होता है कि छोटा दाना भी उड़ता है उसके साथ ही। अच्छा जी। तो ऐसे में जो है जो दाना या चारा हम एकत्र करते हैं उसे बहुत ही सेलेक्टिव तरीके से हमें इकट्ठा करना पड़ता है और शेष जो है हमें चारा जो है पशुओं के लिए रखना पड़ता है। क्योंकि आप सब जानते हो कि यहाँ पे जो है मोठ का चारा जो है वो एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसमें 7-8% प्रोटीन होती है। लोग बाग उसे खासकर जो है ऊंटों को बहुत खिलाते हैं क्योंकि जो है इसमें एक तो गुणवत्ता अच्छी है और अन्य चारों के बनिस्बत जो है दूध बढ़ाने के लिए भी हम जो है ना गाय वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो मोठ का चारा है, एक ग्वार फुलगटी है। ग्वार फुलगटी अभी आप अक्सर देखो कि पहले जो बरानी ग्वार हुआ करती थी वो बहुत छोटी हुआ करती थी, तो लोग उसे जो है खेतों में से पूरे के पूरे पौधे को निकाल लेते थे। ऐसे में क्या था कि उसकी गुणवत्ता बनी रहती थी और कुछ पत्ते भी उसके जो है थोड़े हरे पीले रहते थे। पर अब हम चूंकि हम पानी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ग्वार की जो बढ़वार है वो काफी हो जाती है। ऐसे में क्या है कि डंठल जो है वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है और करीब करीब पहले 5 से 6% ही पशु लॉस हुआ करता था, यानी कि खाता नहीं था। अब जो है 22, 23, 24% के आसपास जो है डंठल मोटे होने की वजह से उसमें चारा बर्बाद जाता है हमारा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताओ, फसल अवशेष गोजी को संग्रहण है बीरी गुणवत्ता बनी रहे, इरा के तरीका है? इसमें सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम जब भी मतलब ऐसी फसल को लें, खेत में से निकालें, तो उस समय मौसम जो है अपना बिल्कुल शुष्क होना चाहिए। क्योंकि अक्सर जो है मूंगफली में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि पानी ज्यादा होने की वजह से या जिस टाइम इसका जो है इसको निकाला जाता है तो उस टाइम पे कई बारी जो है मौसम खराब होने का डर रहता है। तो इसको जो है या तो किसी शेड के अंदर या किसी ऐसी जगह पे इसका जो है आप उसको निकालें जहां पे जो है नमी कम रहे, क्योंकि अगर नमी रहेगी उसके अंदर तो जो है पत्ते पीले पड़ने का डर रहता है और जो है और पूरा का पूरा चारा जो है कई बारी खराब हो जाता है, कई बारी ऊपर बारिश पड़ जाती है। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम उसको अच्छे तरीके से निकालें तो गुणवत्ता इतनी अच्छी बनी रहेगी कि डंडियां जो हैं उसकी और पत्तियां बिल्कुल हरी रहेंगी और उनको जो है आप काफी देर तक आप भंडारण करके रख सकते हो। अच्छा, एक बात तो बताओ डॉक्टर साहब, भंडारण का जिका तरीका है, एक तो परंपरागत तरीका अपना होया करता, जिका पहला बुगारियो बना लियो, गोबर लीप दियो, और एक आज का जिका तरीका है आधुनिक तरीका, तो बेम की अंतर है और किसा तरीका थे खास तो बताना चाहूंगा किसाना ने? वो आपका जो अपना पारंपरिक तरीका था उसमें भी कोई विशेष कमी नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत अपनी सूझबूझ से उसको जो है एक दिशा निर्देश देता था कि इस तरह से गोल होना चाहिए, बारिश उसके ऊपर टिकेगी नहीं। और जो है अक्सर आप देखते थे कि जब भी हम ऐसे गोल कूपे में चारा स्टोर करते थे तो बहुत ही कम खराब होता था। मतलब ये हमारे किसानों की सूझबूझ है जो कई वर्षों से, और उनकी जो है किस तरह से उनकी निपुणता है उनको जो है चारा संग्रहण करने की, जिसके कारण वो बचा हुआ है। आजकल तो जो है बहुत बड़े बड़े शेड बनाते हैं लोग बाग, पर उसमें क्या है कि पैसे का खर्च भी बहुत है। उस खर्च को देखते हुए तो ये बहुत उपयुक्त रहेगा कि हम जो हमारी पुरानी पारंपरिक तरीका था
उसे जो है थोड़ा सुदृढ़ बनाएं और जो है उसको जो हम मतलब जमीन से जुड़ के जो है हम कूप बनाते थे तो हम उसे थोड़ा सा ऊपर उठा के बना सकते हैं, ताकि अगर बारिश का पानी इधर उधर से आए तो अक्सर ये होता था कि जो बारिश का पानी होता था वो नजदीक के जो चारा होता था नीचे नीचे खराब हो जाता था, जबकि ऊपर से कभी भी बारिश पड़ने से चारा खराब नहीं होता था। तो ये एक संग्रहण का बहुत अच्छा तरीका है जो पारंपरिक है, पर उसमें से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की उसमें यानी कि उसको लाने की जरूरत है। डॉक्टर साहब जी को चारो है वो खराब होना जी का कारण है अभी में एक तो बारिश हुई, एक कीट पतंगा लाग जाए बा भी एक चीज है, बिल्कुल कोई दिमक लाग जाए, इसके अलावा और किसा कारण आप मानो? इसके सिवा उसमें ये सबसे बहुत ही अहम है कि जब अपन कभी भी चारा जो है इकट्ठा करते हैं तो उसमें जो है नमी ना रहे। अब नमी के कारण ही बहुत सारी बीमारियां जो हैं आती हैं, जिसके कारण जो है कीट पतंगा भी लग सकता है, सुसरी लग सकती है, उसमें दीमक लग सकती है। और दूसरा क्या है कि वो संग्रहण की जगह, अगर संग्रहण की जगह जो है नीचे से धरती से थोड़ी सी ऊपर उठ के हो तो उसमें क्या है नीचे से हवा लगती रहेगी, और ऐसे में क्या है कि हवा लगने के कारण जो है वो दीमक लगने का जो चांस है वो कम हो जाता है यानी कि। और अगर वो चारा बिल्कुल धरती के साथ लगा हुआ है तो कभी ना कभी दीमक लगने का उसमें स्कोप बना रहता है। तो कोशिश अपनी यही रहनी चाहिए कि हम उससे बचें और जो है इसको जो है अपने, ताकि जो है देखो फसल जो है एक फसल काफी देर तक अपने किसान के पशुओं को जो है चारे का स्रोत होती है, और अगर वो फसल खराब हो जाए तो पशुपालन में कितना लॉस है, एक किसान को कितना लॉस है, क्योंकि वो उसके घर की फसल है। अगर उसे खरीदनी पड़ जाएगी तो आप देखो कि उसके लिए तो पशु उत्पादन बहुत ही महंगा पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, वनस्पतियां में खास किसी वनस्पतियां आप मानो जिया कैर है, बबूल है, बेरी है, फूग है, बावड़ी है, मुराड़ी है, बुई है, खींप है, जाड़ है, सगड़ी ऊंटा वास्ते बहुत महत्वपूर्ण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं, और खासकर इसमें से विशेषकर जो है 2-3-4 वनस्पतियां तो ऐसी हैं कि जिनको पारंपरिक तौर पे किसान जो है एकत्र भी करते हैं। जैसे अपने क्या कहते बेर के पत्ते हैं, जैसे पाला, जिसके अपन पाला कहते हैं, पाला कहते हैं, क्योंकि एक झाड़ी से लगभग जो है 500 से 600 ग्राम पाला मिल जाता है। और जो झांसड़ी होती है वो भी खेत में जो है फेंसिंग के काम आती है, तो वो एक बहुत अच्छा स्रोत है और ये हर वर्ष उग जाती है। ऐसी जो खेजड़ी है वो भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, क्योंकि खेजड़ी में लगभग जो है 4 से 5 किलो तो बरानी में, और करीब 10 किलो तक जो है जहाँ पानी कहते हैं बारिश होती, अच्छी बारिश है, या फिर जो नहरी क्षेत्र है, अगर उन जगह की आप खिचड़ियां देखो तो वहां पर आपको इतनी पत्ती मिल जाती है। ऐसे इसके सिवा आपको जो है जंगल में मुराड़ी मिल जाएगी जो बहुत अच्छी काम में आती है, जबकि और उसके सिवा जो पारंपरिक अपने घास हैं, सेवण है, धामन है, पहले हर खेत में मिलते थे, और इनको जो है हम बारिश के बाद यानी कि सितंबर अक्टूबर के समय जो है अगर हम इसको काट लें तो ये हमें वर्ष भर जो है चारा दे सकते हैं। पर इनको जो है काट के हमें कुतर करके खिलाना है, क्योंकि अक्सर आप देखोगे कि जैसे ही बरसात आती है तो तने और पत्ती का अगर हम अनुपात देखें तो 1 से बढ़ जाता है, यानी कि पत्ती बढ़ जाती है, तना थोड़ा कम रह जाता है। पर जैसे जैसे सूखा होने लगता है तो पत्ती कम रह जाती है और तना ज्यादा रह जाता है। तो ऐसे में क्या है कि जितनी जैसे हमारे डंठल हैं यार हम ग्वार फलगटी है या इनके बराबर है, इनमें क्या है कि जो नोड इंटरनोड होते हैं, यानी कि जो डंठल रह जाता है उसका जब अनुपात बढ़ जाता है तो पशु अक्सर क्या करता है कि उसे जो है खेड़ी में ही छोड़ देता है। ऐसे में जो है हमारी तकनीकें काम आती हैं, क्योंकि जो तकनीक हमने इजाद की हुई है अब पशु पोषण में, उनमें अक्सर हम क्या करते हैं कि जो डंठल वाला हिस्सा है उसको भी हम तोड़ देते हैं, ताकि जो है पशु जो है उसको आसानी से पचा सके। पशु तकनीकें इसलिए इस्तेमाल की जाती हैं कि हम जो है कुछ चारा पहले से ही उसको पाचन करके और फिर जो है उसको दें, क्योंकि अगर हम चारे का जो साइज छोटा होगा तो हम उसे आराम से खिला सकते हैं। ऐसे अपन कड़बी है, अगर हम सीधी डाल देंगे तो पशु क्या करेगा, उसमें से पत्ती चुनेगा और डंडी छोड़ देगा। जैसे ज्वार की कड़बी है तो ज्वार की डंडियां छोड़ देगा। अगर हम उसी ज्वार को जो है काट लें, कुत्तर कर लें, तो पशु जो है उसमें बहुत कम जो है वेस्टेज होगी। तो ये पशु उत्पादकता में सबसे बड़ा योगदान होगा इसका। डॉक्टर साहब बातें तो आप और भी कर सकते, सवाल जवाब आपसे करना बहुत दोहरा लगा माने, क्योंकि आप बहुत तगड़ा विशेषज्ञ हो बात आ रहा फिर भी 2-4 सवाल ये सोचा है, बिल्कुल तो वह कर से पर पहला एक गीत जिको है
वो आपने में पेश करा। बिल्कुल किसान भाई से यही आग्रह करूंगा, अभी राजस्थान सरकार ने जो ज्यादा से ज्यादा पैदा करता है, ऊंट से बच्चा पैदा करता है, उनको 3 फेज में 3,000, 3,000 और 4,000 करके 3 फेज में पैसा देता है। तो ये तो हो गया कि वो ऊंट पैदा करे। तो मेरा राज्य सरकार से भी आग्रह है, राज्य पशु तो बन गया, लेकिन राज्य पशु को बेचने का भी कोई सिस्टम बनाए, जिसमें कि किसानों को जो ऊंट रखता है वो अपना पैदा करने के बाद उस ऊंट को बेच सके, जिससे उसको पैसा मिले। तो डॉक्टर साहब देखो, साथ है तो आप सुनियो लोकगीत, साथ सुनियो डॉक्टर आर्तबंधु साहू साहब संदेश, जिको ऊंट पालक बहन भाई नाम हो, तो बहुत ही फूटो संदेश और फूटो लोकगीत आप सुनियो। और अब मारो अगलो सवाल जिको है वो है कि घरेलू स्तर पर पौष्टिक खाद्य मिश्रण किया बनावा, आप इन पर थोड़ा जानकारी दो। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो किसान भाइयों, अधिकतर क्या होता है कि हमें जो है, जब भी हम अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं पशु उत्पादन में, तो हमारे पिंच करता है हमें, यानी कि हमें वो संकोच लगता है कि क्यों हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि अगर हम अपने घरेलू स्तर पे उन वस्तुओं को इकट्ठा कर लें, तो हो सकता है कि हम अपने लागत जो है हमारी पशुपालन में, उसे हम कम कर सकते हैं। जैसे अब हमारे आसपास जो है, आपने देखा बबूल की फली बहुत उपलब्ध है, जो पीली सी फली हुआ देखी होगी आपने, वो बबूल की फली जो है उसे आप समय रहते इकट्ठा कर सकते हो। आपने भी किकर के हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो किकर में जो है साल में 3 बार फलियां लगती हैं। अच्छा। और जो है वो पीली फली जो है उसमें इतनी मिठास रहती है कि जो है आप उसको मक्की की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। टाबर तो बहुत खावा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कई तो टाबर बहुत खाते हैं। तो उन्हें जो है आप समय पे संग्रहण करके और आप उन्हें सुखा लीजिए, और उसे जो है फिर अगर मान लिया पीस ना सको तो कूट लो, कूट के थोड़ा छोटा कर लो, और छोटा करके आप जो है पशुओं को दे सकते हो। ऐसी जो है अपने पश्चिमी राजस्थान में सिरस की फली बहुत अच्छी होती है, उसे भी आप जो है एकत्र कर सकते हो, और उसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिले हैं, दूध उत्पादन में भी, ऊन उत्पादन में भी, और जो है हर जगह उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, सरेज की फली है, तो बीज बहुत मोटा मोटा हो गया, तो इसलिए तो उसको कूटना पड़े, कूट के या तो कूट के छोटा कर लें, और छोटा करके जो है उसे फिर जो है अपन पशुओं को आहार में मिला सकते हैं। एक हमारे यहाँ जो है ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है, खेजड़ी। आप जो है खेजड़ी को अगर हम वैसे खिलाते हैं तो शायद उतने अच्छे परिणाम नहीं आते। इनको जो है अगर हम थोड़ा सा खेजड़ी की पत्ती जो है, जिसको अपन लूम बोलते हैं, उसे जो है अपन अगर थोड़ा सा कूट लें, तो जो है उसको जो है एक दाने का मिश्रण हम इस तरीके से बना सकते हैं कि जो है 1/3 जो है खेजड़ी की पत्ती यानी कि लूम, और 1/3 जो है सिरस की फली, और 1/3 जो है बबूल की फली, और इनको अपन मिला के साथ में 1 किलो नमक जो है डालें, तो 1 क्विंटल का मिक्सचर जो है 100 किलो का मिक्सचर बना के तैयार कर लें। और ये जो है इसमें ना तो पशुपालक का कोई पैसा लगता है, और ये घरेलू स्तर पे जो है इसको एकत्र भी किया जा सकता है। अच्छा। एकत्र करके और जो है बना के इसको जो है दुधारू पशु जो हैं, विशेषकर अपने, क्योंकि उन्हीं को अपन जो है दाना अक्सर डालते हैं, और उनको जो है अगर हम दाना डालें करीब 400 ग्राम प्रति किलो दूध, तो जो है आपके पैसे भी बचेंगे, और जो है आप उसको क्या कहते हैं, इसको जो है आपको बाजार से खरीदने की आवश्यकता भी नहीं होगी, और समय रहते इनको जो है किसान भाई अपने खेतों से इनको एकत्र भी कर सकते हैं, आसपास से भी एकत्र कर सकते हैं, और अपना जो है पैसा बचा सकते हैं, तो लागत कम हो जाती है। तो डॉक्टर साहब एक बात बताओ जी, खनिज लवण है वह अलग मतलब गिरना पड़ेगा बिंगमा? बिल्कुल बिल्कुल, अपने यहाँ तो खनिजों का भंडार है। एक तो क्या है कि उसके अंदर खेजड़ी के अंदर भी खनिज हैं। दूसरा क्या है कि अब ऊपर वरदान ऐसा दे रखा है ऊपर वाले ने कि जैसे जाल है, खेजड़ी है, ठीक है ना, और ऐसे जो है हमारी पाला की पत्ती है। अगर हम इन तीनों को चारों को मिला दें तो जो है हमें लवण मिश्रण अलग से खरीदना भी नहीं पड़ेगा, और हम इसी का मिश्रण जो है दें उसमें डाल सकते हैं। और अन्यथा अगर हमें कहीं लगता है कि हमारे पशु की उत्पादकता ज्यादा है, अगर 4-5 किलो से ज्यादा है, तो आप जो है उसको अलग से खनिज मिश्रण दे सकते हो। डॉक्टर साहब, आप तो किसानारी सारी समस्या हल कर दी, तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में आया, किसाना ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, ऊंट पालक बहन भाइया ने बतायो कि भाई नई तकनीका के है पोषण री बारे में।
तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद। चालता चालता आपके संदेश देना चाहूँ। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हमें जो है क्योंकि पशु उत्पादन में 70 से 80% पैसा जो है पोषण में जाता है। ऐसे में क्या है कि अगर हम अपने घरेलू स्तर पे लागत मूल्य कम कर सकें तो जो है जो भी उसका मुनाफा होगा वो पशुपालक के पास जाएगा और उसको जो है अधिक पैसा जो है जब घर जाएगा तो घर के और 10 काम में इस्तेमाल हो सकता है। तो पशुपालक की संपन्नता और बढ़ेगी। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिसके ऊपर हर पशुपालक को विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि किस तरह से हम पोषण को जो है कम उत्पादन में ले सकें। डॉक्टर साहब, तो अब तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चालना प्रोग्राम नो टाइम हो गयो, फिर मिलांगा। बिल्कुल। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम, बहुत राम राम। हाँ, तो किसान भाइयों, ऊंट पालक बहन भाइयों, ओहो प्रोग्राम ऊंटारी बातें। इन प्रोग्राम रा संयोजक है जेपी मीणा, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मलिक और मैं भोड़ू भाई। अब सीख मांगू आपसे, फिर मिलांगा। राम राम। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। ऊंटारी बातां के इस भाग के प्रायोजक हैं राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर।